नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और लीगली कॉम्प्लिकेटेड विषय पर बात करने जा रहे हैं। भारत में बाइगैमी यानी द्विविवाह का कानून। और इसे समझने के लिए हमारे पास एक ऐसी केस स्टडी है जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। अच्छा। सोचिए, एक व्यक्ति है जो अपनी पहली पत्नी की सहमति से दूसरी शादी करता है और फिर दोनों पत्नियों की सहमति से तीसरी शादी भी करता है। एक मिनट, सहमति से? और वो भी दो दो बार? बिल्कुल। और सब कुछ कई दशकों तक ठीक ठाक चलता है। फिर 25 साल बाद एक प्रॉपर्टी विवाद को लेकर पहली पत्नी उसी पति के खिलाफ बाइगेमी का केस कर देती है। वाह, यहीं से तो असली सवाल शुरू होते हैं। क्या 25 साल बाद भी केस किया जा सकता है? और क्या पत्नी की वो सहमति कानून की नजर में कोई मायने नहीं रखती? और उन रिश्तेदारों का क्या जो शादी में शामिल हुए थे? हाँ, उन बेचारे रिश्तेदारों का क्या जो शायद बस शादी का खाना खाने गए थे। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो आईपीसी की धारा 494 और नई भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 पर आधारित हैं। चलिए इस कानूनी चक्रव्यूह को समझने की कोशिश करते हैं। ये मामला ना कानून की कई परतें खोलता है। बगामी सिर्फ एक और शादी करने का मामला नहीं है। ये कानूनी अधिकारों, जिम्मेदारियों और सामाजिक मान्यताओं का एक बहुत ही जटिल जाल है। आज की चर्चा में हम देखेंगे कि भारतीय अदालतें इन मुद्दों को कैसे देखती हैं। तो उस केस स्टडी में उतरने से पहले आइए जल्दी से समझ लेते हैं कि कानून की किताबों में बिगैमी का मतलब क्या है। मोटे तौर पर यही कि आपकी पहली शादी कानूनी तौर पर चल रही है और आप दूसरी शादी कर लेते हैं। एकदम सही। आईपीसी की धारा 494 के तहत ये एक अपराध है जिसमें 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अच्छा। और ये कानून पति और पत्नी दोनों पर बराबर लागू होता है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि ज्यादातर पर्सनल लॉ जैसे हिंदू, ईसाई, पारसी के तहत दूसरी शादी शुरू से अमान्य होती है। कानून की भाषा में इसे वॉइड एब इनिशियो कहते हैं। वॉइड एब इनिशियो मतलब एक ऐसी शादी जो कभी हुई ही नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है ना? हाँ, मुस्लिम पुरुषों को 4 पत्नियां रखने की अनुमति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस लगा दिया है। वो सरला मुद्गल वाला केस? हाँ, 1995 के मशहूर सरला मुद्गल केस में कोर्ट ने साफ कहा कि कोई हिंदू पुरुष सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम में धर्म नहीं बदल सकता। ऐसा करना कानून का मजाक उड़ाना होगा और उसे बिगमी ही माना जाएगा। ठीक है, तो अब लीगल बेसिक्स क्लियर हैं। चलिए उस हैरान करने वाले केस पर वापस आते हैं। कहानी शुरू कैसे हुई? कहानी शुरू होती है 1968 में। एक व्यक्ति की पहली शादी होती है जिससे 3 बच्चे होते हैं, लेकिन उनके बेटे की दुखद मृत्यु हो जाती है। ओहो। और यहीं से कहानी में एक भावनात्मक मोड़ आता है, जिसे हम अक्सर पुरानी फिल्मों में देखते थे, घर का चिराग वाली बात। कुछ वैसा ही। बेटे की चाह में वो आदमी 1972-73 के आसपास अपनी पहली पत्नी की पूरी सहमति से उसी की बहन से दूसरी शादी कर लेता है। अपनी पत्नी की बहन से? हाँ, और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अच्छा। नहीं, 1993 में वो अपनी पहली दोनों पत्नियों की सहमति से एक तीसरी महिला से शादी करता है। मतलब 3 शादियां और हर बार सहमति से? हाँ, और सालों तक ये परिवार एक साथ रहता भी है। ट्विस्ट आता है 2015 में, जब वो व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति तीसरी पत्नी के नाम कर देता है। और यहीं से पैसों का मामला शुरू हुआ और रिश्ते बिगड़ गए। बिल्कुल। 2018 में संपत्ति विवाद से नाराज होकर पहली पत्नी 25 साल बाद अपने पति, तीसरी पत्नी और शादी में शामिल हुए कुछ रिश्तेदारों के खिलाफ बिगमी का मामला दर्ज करा देती है। और पति का क्या कहना था? पति का तर्क था कि सब कुछ सहमति से हुआ था और अब 25 साल बाद केस करने का कोई मतलब नहीं है। और यहीं से हमारे वो 3 बड़े कानूनी सवाल पैदा हुए। पहला और सबसे चौंकाने वाला सवाल, क्या कोई 25 साल बाद भी बिगैमी का केस कर सकता है? आमतौर पर तो हर अपराध की रिपोर्ट करने की एक समय सीमा होती है ना, एक लिमिटेशन पीरियड होता है। यही इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू है। यहाँ अदालत ने कंटिन्यूइंग ऑफेंस यानी निरंतर अपराध के सिद्धांत का इस्तेमाल किया। कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक लीक हो रहे नल की तरह है। अपराध सिर्फ तब नहीं हुआ जब नल पहली बार लीक हुआ, बल्कि हर उस पल हो रहा है जब तक पानी टपक रहा है और उसे ठीक नहीं किया जाता। अच्छा। अदालत ने कहा कि बिगामी का अपराध सिर्फ दूसरी शादी के दिन नहीं होता। जब तक पहली शादी कानूनी रूप से कायम है और व्यक्ति दूसरे विवाह के रिश्ते में है, तब तक हर दिन एक नया अपराध हो रहा है। बिल्कुल।
अरे वाह, तो ये आपराधिक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है, मतलब शादी के 25 साल बाद भी। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। बिल्कुल। इसका मतलब है कि शिकायत दर्ज करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। पीड़ित जीवन साथी अपने जीवन काल में कभी भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अदालत ने इस बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट के 1972 के एक बहुत पुराना और महत्वपूर्ण मामले स्टेट ऑफ बिहार बनाम देवकरण का भी हवाला दिया, जिसने इस सिद्धांत को स्थापित किया था। तो पति का 25 साल की देरी वाला तर्क अदालत में टिक नहीं पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो समय की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अब आते हैं दूसरे सवाल पर, जो शायद इस केस का सबसे मानवीय और उलझा हुआ पहलू है। पति ने तो पहली पत्नी की सहमति ली थी, सब कुछ रजामंदी से हुआ था। क्या ये एक वैध बचाव नहीं है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कानून इसे बिल्कुल अलग नजर से देखता है। कैसे? कानून की नजर में पहले जीवन साथी की सहमति पूरी तरह से अप्रासंगिक और अमान्य है। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब अगर कोई सामाजिक दबाव में या बच्चे न होने की वजह से या किसी भी कारण से दिल से सहमति दे भी दे, तो कानून उस हाँ को मानता ही नहीं मानता। वो सहमति कल को एक हथियार बन सकती है। बिल्कुल। और यही इस कानून का सबसे बड़ा सबक है। ये एक भावनात्मक नहीं, बल्कि एक कानूनी मुद्दा है। कानून के मुताबिक बिगमी एक अपराध है और किसी की सहमति एक अपराध को जायज नहीं ठहरा सकती। जैसे चोरी करने के लिए कोई आपको सहमति दे तो वो चोरी फिर भी अपराधी रहेगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। और सुनिए, इस मामले में तो पति का ये तर्क कि उसने सहमति ली थी उसी के खिलाफ चला गया। वो कैसे? ये एक तरह से उसका खुद का कन्फेशन बन गया। अपनी दलील में ही उसने मान लिया कि हाँ, मैंने पहली शादी के होते हुए दूसरी और तीसरी शादी की थी। सहमति का जिक्र करके उसने अभियोजन पक्ष का काम और भी आसान कर दिया। ये तो वाकई एक बड़ा मोड़ है। अपनी ही दलील से अपनी ही जाल में फंस गए। चलिए, ये तो पति पत्नी की बात हुई जो इस कहानी के केंद्र में है। लेकिन मुझे उन रिश्तेदारों की चिंता हो रही है जिनका नाम भी इस मामले में घसीटा गया। क्या वाकई शादी में शामिल होना भी एक जुर्म है? अदालत ने इस पर बहुत स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्तेदार को दोषी ठहराने के लिए यह साबित करना होगा कि उन्होंने शादी करवाने के लिए उकसाया था या सक्रिय रूप से मदद की थी। अच्छा, उकसाया था। हाँ, कानूनी भाषा में इसे अबेटमेंट या दुष्प्रेरण कहते हैं। तो मतलब फूफा जी अगर सिर्फ इस बात से नाराज हैं कि मटर पनीर में नमक कम था तो वो सुरक्षित हैं, लेकिन अगर उन्होंने ही पंडित जी को बुलाया था तो मामला गंभीर हो सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा। सिर्फ शादी में मौजूद होना, खाना खाना या बाराती बनकर नाचना काफी नहीं है। अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि उन्होंने शादी को बढ़ावा देने या आयोजित करने में सक्रिय रूप से मदद की। जैसे मध्यस्थता करना, जगह बुक करना या दोनों परिवारों को शादी के लिए मनाना। लेकिन सक्रिय भूमिका को साबित करना तो बहुत मुश्किल होगा। किसी को कैसे पता चलेगा कि किसने सिर्फ शगुन का लिफाफा दिया और किसने असल में शादी करवाई? ये तो किसी को भी फंसाने का एक आसान तरीका बन सकता है। आप सही कह रहे हैं। इसीलिए सबूत का बोझ बहुत भारी होता है। इस केस में चूंकि रिश्तेदारों की ऐसी किसी सक्रिय भूमिका का कोई सबूत पेश नहीं किया गया था, इसलिए अदालत ने उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया। अच्छा, तो वो बच गए। हाँ, यह एक महत्वपूर्ण राहत है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में पूरे परिवार को घसीटने की कोशिश की जाती है। तो इस केस ने हमें बाइगेमी कानून के 3 सुनहरे नियम सिखा दिए। कोई टाइम लिमिट नहीं, सहमति कोई बचाव नहीं, और रिश्तेदार तब तक सेफ हैं जब तक उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट साबित ना हो। लेकिन इस कहानी में एक मानवीय पहलू भी है। उस दूसरी या तीसरी पत्नी का क्या होता है? खासकर अगर उसे पहली शादी के बारे में पता ही ना हो, क्या वो बेसहारा रह जाती है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं पर कानून अपना मानवीय चेहरा दिखाता है। 2014 के बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया। क्या था वो फैसला? कोर्ट ने कहा कि अगर दूसरी पत्नी को धोखे में रखा गया हो और उसे पहली शादी के बारे में पता ना हो, तो भी वो गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस के हकदार है, भले ही उसकी शादी कानूनी रूप से अमान्य हो, लेकिन कानून उसे बेसहारा नहीं छोड़ सकता। ये तो दूसरी पत्नी के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत जरूरी फैसला है। और ऐसे विवाह से पैदा हुए बच्चों का क्या? उनका भविष्य तो अंधकार में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं।
इस पर 2011 का रेवना सिद्धप्पा बना मल्लिकार्जुन का फैसला रोशनी डालता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बच्चों को वैध माना जाता है और उन्हें अपने पिता की संपत्ति में विरासत का पूरा अधिकार मिलता है, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो या पिता की खुद की कमाई हुई। अच्छा। कानून ये मानता है कि निर्दोष बच्चों को उनके माता पिता के कार्यों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये सुनकर अच्छा लगा। अब एक और सवाल मन में आ रहा है, बेगामी साबित करने के लिए क्या सबूत चाहिए? क्या सिर्फ ये कह देना काफी है कि वे पति पत्नी की तरह रहते थे? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर 1965 का एक पुराना लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मामला भाऊराव शंकर लोखंडे काम आता है। क्या कहा था कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेगैमी का आरोप साबित करने के लिए ये दिखाना होगा कि दूसरी शादी पूरे रीति रिवाजों और समारोह के साथ हुई थी, जैसे हिंदू विवाह में सप्तपदी का होना जरूरी है। अच्छा। सिर्फ साथ रहना या समाज का उन्हें पति पत्नी मान लेना कानूनी तौर पर दूसरी शादी साबित करने के लिए काफी नहीं है। सबूतों का स्तर बहुत ऊंचा रखा गया है ताकि किसी पर झूठा आरोप न लगाया जा सके। तो आज की चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं। पहली, बेगामी एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, तो मामला दर्ज करने की कोई समय सीमा नहीं है। सही। दूसरी, पहले जीवन साथी की सहमति कोई कानूनी बचाव नहीं है, बल्कि ये अपराध का एक सबूत बन सकती है। बिल्कुल। और तीसरी, रिश्तेदारों को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उनकी सक्रिय भूमिका साबित न हो। और इसके साथ ही कानून धोखे में रखी गई दूसरी पत्नी और ऐसे विवाह से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। ये सब मिलकर एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं कि कानून इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेता है। तो कुल मिलाकर सबक ये है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे संतान न हो या कोई और सामाजिक या भावनात्मक कारण हो, पहली शादी के रहते दूसरा विवाह करना एक गंभीर कानूनी जोखिम है। जो सहमति आज दी जा रही है वो कल वापस ली जा सकती है और 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। बिल्कुल। और ये सभी मामले, खासकर सरला मुदगल वाला मामला, एक बड़े सवाल की ओर इशारा करते हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार गौर किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड से कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, इन सभी कानूनी जटिलताओं को देखते हुए, जहां अलग अलग धर्मों के व्यक्तिगत कानून और देश का आपराधिक कानून आपस में टकराते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ये विचार उठता है कि क्या एक यूनिफॉर्म सिविल कोड इन मुद्दों का एक स्थायी और सरल समाधान हो सकता है, जहां शादी, तलाक और विरासत के नियम सभी नागरिकों के लिए एक समान हो। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे श्रोता आगे सोच सकते हैं।